हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक अमेजिंग बुक के बारे में, सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। इस मास्टरपीस के ऑथर हैं प्रोफेसर युval नोह हरारी, जो हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम में हिस्ट्री पढ़ाते हैं। ये बुक हमें बताती है कि कैसे हम ह्यूमंस, जो कभी इनसिग्निफिकेंट एनिमल्स थे, आज पूरी अर्थ के रूलर्स बन गए हैं। ये जर्नी है लगभग 3 लाख ईयर्स की, जिसमें हमने फायर को कंट्रोल किया, लैंग्वेज डेवलप किया, सोसाइटीज बनाई, सिविलाइजेशंस क्रिएट की और फाइनली स्पेस तक पहुंचे। हरारी जी का अप्रोच बहुत यूनिक है। वे हिस्ट्री को सिर्फ डेट्स और इवेंट्स की लिस्ट नहीं मानते, बल्कि वे फोकस करते हैं उन बिग पैटर्न्स पर जिन्होंने ह्यूमन सिविलाइजेशन को शेप किया है। उनका मानना है कि अगर हम पास्ट को प्रॉपर्ली समझ लें तो हम फ्यूचर के लिए बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। बुक की शुरुआत में हरारी जी एक शॉकिंग फैक्ट बताते हैं। आज से 13.5 बिलियन ईयर्स पहले, बिग बैंग के 3 लाख ईयर्स बाद, एटम्स ने मॉलिक्यूल्स बनाना शुरू किया। 3.8 बिलियन ईयर्स पहले ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए। 6 करोड़ ईयर्स पहले मैमल्स का एवोल्यूशन हुआ। लेकिन हमारी स्पीशीज होमो सेपियंस सिर्फ 3 लाख ईयर्स पुरानी है। फिर भी इस छोटे से टाइम में हमने पूरे प्लैनेट को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। हमने अदर स्पीशीज को एक्सटिंक्ट किया है, क्लाइमेट को चेंज किया है, और अब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एवोल्यूशन की प्रोसेस को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हरारी जी कहते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री में 3 मेजर रेवोल्यूशंस हुए हैं, जिन्होंने हमारी स्पीशीज की डेस्टिनी को कंप्लीटली चेंज कर दिया। पहला, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, 70,000 ईयर्स पहले, जब ह्यूमंस ने कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप किया। दूसरा, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, 12,000 ईयर्स पहले, जब हमने फार्मिंग करना शुरू किया और सेटल्ड कम्युनिटीज बनाई। तीसरा, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, 500 ईयर्स पहले, जब हमने सिस्टमैटिक नॉलेज गैदरिंग और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दी। अब हम पॉसिबली चौथी रेवोल्यूशन के एज पर खड़े हैं, जिसे हरारी जी उत्परिवर्तन रेवोल्यूशन या बायोटेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन कहते हैं। चैप्टर 1, द 3 रेवोल्यूशंस। पार्ट, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन की गहराई। लगभग 70,000 ईयर्स पहले मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में रहने वाले होमो सेपियंस में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ। यह चेंज इतना फंडामेंटल था कि इसने हमारी पूरी स्पीशीज की ट्रेजेक्ट्री को ऑल्टर कर दिया। इसे हम कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहते हैं। इससे पहले ह्यूमंस भी बाकी एनिमल्स की तरह स्मॉल ग्रुप्स में रहते थे। हमारे एंसेस्टर्स जैसे होमो इरेक्टस और होमो निएंडरथलेंसिस भी टूल्स यूज करते थे, फायर बनाते थे और हंटिंग करते थे, लेकिन उनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन बहुत लिमिटेड थी। रिसर्च बताती है कि मोस्ट मैमल्स मैक्सिमम 150 इंडिविजुअल्स के साथ इफेक्टिवली कोऑपरेट कर सकते हैं। यह नंबर डूम्बर्स नंबर के नाम से फेमस है। प्राइमेट्स में भी यही पैटर्न देखा जाता है। एक चिंपैंजी ट्रूप में यूजुअली 50 से 60 इंडिविजुअल्स होते हैं। लेकिन कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के बाद होमो सेपियंस ने इस बायोलॉजिकल लिमिटेशन को ब्रेक कर दिया। हमने सीखा कि कैसे थाउजेंड्स, फिर मिलियंस और आज बिलियंस ऑफ लोगों के साथ कोऑपरेट करना है। लैंग्वेज का डेवलपमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज था लैंग्वेज का एवोल्यूशन। हां, अदर एनिमल्स भी कम्युनिकेट करते हैं। मंकीज अलग अलग साउंड्स यूज करते हैं डिफरेंट प्रेडेटर्स के लिए। बीज अपने फेमस वैगल डांस से अदर बीज को फ्लावर्स की लोकेशन बताते हैं। लेकिन ह्यूमन लैंग्वेज यूनिक थी इसलिए कि ये फिक्शनल या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर सकती थी। एक मंकी दूसरे को वार्न कर सकता है कि केयरफुल लायन, लेकिन सिर्फ ह्यूमंस ये कह सकते हैं कि लायन हमारे ट्राइब का गार्डियन स्पिरिट है और वो हमारी प्रोटेक्ट करेगा अगर हम उसे प्रॉपर ऑफरिंग्स दें। इस एबिलिटी ने ह्यूमंस को शेयर्ड मिथ्स क्रिएट करने की पावर दी। ये मिथ्स या कॉमन स्टोरीज ने लार्ज ग्रुप्स के लोगों को एक साथ बाइंड किया। शेयर्ड मिथ्स की मैकेनिज्म। यहां हरारी जी का सबसे पावरफुल आर्ग्यूमेंट आता है। उनके अकॉर्डिंग
ह्यूमंस की सक्सेस का सीक्रेट है हमारी एबिलिटी टू बिलीव इन शेयर्ड फिक्शंस। ये फिक्शंस वो चीजें हैं जो ऑब्जेक्टिवली एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जब लार्ज नंबर ऑफ लोग उन पर बिलीव करते हैं तो वे पावरफुल रियलिटी बन जाती है। एग्जाम्पल्स, गॉड्स और स्पिरिट्स। कोई भी साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकता कि गॉड एग्जिस्ट करता है, लेकिन बिलियंस ऑफ लोग रिलीजियस बिलीफ्स पर एक्ट करते हैं। मनी, 100 रुपी नोट सिर्फ कलर्ड पेपर है। इसकी वैल्यू सिर्फ इसलिए है कि सभी अग्री करते हैं कि यह वैल्यूबल है। नेशंस, इंडिया या अमेरिका कोई नेचुरल फेनोमेनन नहीं है, ये इमेजिन्ड कम्युनिटीज है। कॉरपोरेशंस, एप्पल या गूगल कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, बल्कि लीगल फिक्शन है। जब लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेंजर्स एक ही मिथ्स पर बिलीव करते हैं तो वे इफेक्टिवली कोऑपरेट कर सकते हैं। यही रीजन है कि आज मिलियंस ऑफ लोग एक ही कंपनीज के लिए वर्क करते हैं, एक ही करेंसीज यूज करते हैं और एक ही लॉज फॉलो करते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स भी मिलते हैं। 70,000 ईयर्स पहले के आर्टिफैक्ट्स में हमें देखने को मिलता है। एक, सोफिस्टिकेटेड टूल्स और वेपन्स। 2, आर्ट और डेकोरेशन, केव पेंटिंग्स, ज्वेलरी। 3, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, शेल्स और स्टोन्स जो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर से आए थे। 4, सेपल्चर प्रैक्टिसेस जो आफ्टर लाइफ की बिलीफ सजेस्ट करते हैं। 5, रिलीजियस या सेरेमोनियल ऑब्जेक्ट्स। ये सब इंडिकेट करता है कि ह्यूमंस अब सिर्फ सर्वाइवल पर फोकस नहीं कर रहे थे, बल्कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स और सिंबॉलिक मीनिंग्स भी इंपॉर्टेंट हो गए थे। पार्ट बी, ग्लोबल एक्सपांशन। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के साथ साथ ह्यूमंस ने प्लैनेट पर रैपिड एक्सपांशन भी किया। 45,000 ईयर्स पहले ह्यूमंस ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। यह एक रिमार्केबल अचीवमेंट थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने के लिए ओशन क्रॉसिंग करनी पड़ती थी। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के लिए ह्यूमंस को बोट्स बनाना पड़ा, नेविगेशन स्किल्स डेवलप करना पड़ा और टीम कोऑर्डिनेशन करना पड़ा। यह सब एडवांस्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज का प्रूफ है। मास एक्सटिंक्शंस, लेकिन ह्यूमन एक्सपांशन के साथ एक डार्क चैप्टर भी जुड़ा है। जब भी ह्यूमंस किसी नए कॉन्टिनेंट या आइलैंड पर पहुंचे, वहां के लार्ज एनिमल्स, मेगाफोना, एक्सटिंक्ट हो गए। ऑस्ट्रेलिया में जब ह्यूमंस पहुंचे, जायंट कैंगरूज जो मॉडर्न कैंगरूज से 10 गुना बड़े थे, मैसिव वॉम्बैट्स कार के साइज के, और जायंट लिजर्ड्स, ड्रैगन्स जैसे लार्ज हंटर गैदरर लाइफस्टाइल। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के बाद से लेकर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन तक ह्यूमंस फॉरेजर लाइफस्टाइल जीते थे। यह पीरियड लगभग 60,000 ईयर्स का था, यानी रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री से कई गुना लंबा। हंटर गैदरर सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स, अ स्मॉल बैंड्स 25 से 50 लोग, नोमैडिक लाइफस्टाइल, एगैलिटेरियन स्ट्रक्चर, कोई फिक्स्ड हायरार्की नहीं, वेरिड डाइट, हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स, इंटीमेट नॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट। रिसर्च सजेस्ट करती है कि हंटर गैदरर्स कई वेज में मॉडर्न ह्यूमन से हेल्थियर और हैप्पियर थे। उनका डाइट मोर न्यूट्रिशियस था, वे फिजिकली मोर एक्टिव थे, उनमें इन्फेक्शियस डिजीजेस कम थे क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी कम थी, उनके पास मोर लेजर टाइम था, मेंटल स्ट्रेस कम थी। हरारी जी कहते हैं कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन पॉसिबली हिस्ट्रीज बिगेस्ट फ्रॉड थी। इसने ह्यूमन लाइफ को बेटर नहीं बल्कि वॉर्स बनाया। चैप्टर 2, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, द ग्रेटेस्ट फ्रॉड। पार्ट, ट्रांजिशन की शुरुआत। लगभग 12,000 ईयर्स पहले मिडिल ईस्ट के फर्टाइल क्रेसेंट रीजन में एक रेवोल्यूशनरी चेंज शुरू हुआ। ह्यूमंस ने वाइल्ड प्लांट्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया और सेटल्ड एग्रीकल्चर को अपनाया। यह चेंज ग्रेजुअली पूरी वर्ल्ड में स्प्रेड हुई। लेकिन हरारी जी का कंट्रोवर्शियल आर्ग्यूमेंट यह है कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन एक्चुअली ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल नहीं था, बल्कि ये लक्सरी ट्रैप था जिसमें हम फंस गए। व्हीट की कहानी। हरारी जी एक फैसिनेटिंग पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करते हैं। वे कहते हैं कि ये ह्यूमंस ने व्हीट को डोमेस्टिकेट नहीं किया,
बल्कि वीट ने ह्यूमंस को डोमेस्टिकेट किया। 10,000 ईयर्स पहले वीट सिर्फ मिडिल ईस्ट के कुछ हिलसाइड्स पर उगता था। आज वीट वर्ल्ड के हर कॉन्टिनेंट पर मिलियंस ऑफ हेक्टर्स में फैला है। वीट प्लांट्स की पॉपुलेशन बिलियंस में है। ये सक्सेस स्टोरी है वीट की, ह्यूमंस की नहीं। इसके बदले में ह्यूमंस को क्या मिला? हार्ड लेबर, मोनोटोनस डाइट, डिजीजेस और सोशल इनइक्वालिटी। ग्रेजुअल प्रोसेस। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ओवरनाइट नहीं हुई। यह एक ग्रेजुअल प्रोसेस थी जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में कंप्लीट हुई। प्रोबेबली ये इस तरह हुआ। स्टेज 1, हंटर गैदरर्स कुछ फेवरेट प्लांट्स को अपने टेम्पररी कैंप्स के अराउंड ग्रो करने लगे। स्टेज 2, वे लॉन्गर पीरियड्स के लिए एक हाई लोकेशंस पर स्टे करने लगे जहां ये प्लांट्स उगाए थे। स्टेज 3, ग्रेजुअली वे अधिक टाइम प्लांट केयर में इन्वेस्ट करने लगे, वाटरिंग, वीडिंग, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम एनिमल्स। स्टेज 4, जैसे जैसे फूड सप्लाई स्टेबल हुई, पॉपुलेशन बढ़ी। अब वे नोमैडिक लाइफस्टाइल पर वापस नहीं जा सकते थे। स्टेज 5, कंप्लीटली सेटल्ड एग्रीकल्चर और परमानेंट विलेजेस। ये था क्लासिक लक्सुरी ट्रैप। शॉर्ट टर्म में लाइफ इजी लगी क्योंकि फूड सप्लाई प्रेडिक्टेबल हो गई, लेकिन लॉन्ग टर्म में ह्यूमंस की लाइफस्टाइल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई और वे इस सिस्टम के डिपेंडेंट हो गए। पार्ट बी, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेस। हेल्थ पर इंपैक्ट। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है कि एग्रीकल्चर अडॉप्शन के बाद ह्यूमन हेल्थ डिटेरियोरेट हुई। एवरेज हाइट डिक्रीज। हंटर गैदरर्स एवरेज 5 फीट 9 इंचेस टॉल थे। अर्ली फार्मर्स सिर्फ 5 फीट 3 इंचेस। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। वेरिड फॉरेजर डाइट के बजाय मेनली ग्रेन्स पर डिपेंडेंस। इन्फेक्शियस डिजीजेस। एनिमल डोमेस्टिकेशन और डेंस सेटलमेंट से न्यू डिजीजेस। डेंटल प्रॉब्लम्स। कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट से टूथ डीके। बोन डिजीजेस। रेपिटेटिव एग्रीकल्चरल वर्क से आर्थराइटिस और स्पाइन प्रॉब्लम्स। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। लेकिन एक मेजर चेंज हुआ, पॉपुलेशन में ड्रामेटिक इंक्रीज। हंटर गैदरर विमेन एवरेज 4 से 5 चिल्ड्रन पैदा करती थी, जिनमें से कई चाइल्डहुड में मर जाते थे। एग्रीकल्चरल विमेन एवरेज 8 चिल्ड्रन पैदा करने लगी और सर्वाइवल रेट भी इंप्रूव हुआ। स्टेबल फूड सप्लाई का मतलब था कि मोर चिल्ड्रन को फीड किया जा सकता था। सेटल्ड लाइफस्टाइल का मतलब था कि प्रेग्नेंट विमेन और स्मॉल चिल्ड्रन को कैरी नहीं करना पड़ता था। 10,000 ईयर्स पहले वर्ल्ड पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 5 to 8 मिलियन थी। एग्रीकल्चर के साथ यह एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगी। सोशल हायरार्की का डेवलपमेंट। हंटर गैदरर सोसाइटीज जनरली एगैलिटेरियन थी। सभी के पास सिमिलर रिसोर्सेज होते थे, कोई परमानेंट लीडर्स नहीं होते थे। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के साथ सरप्लस प्रोडक्शन पॉसिबल हुई। कुछ लोग फूड प्रोड्यूस करते थे, बाकी अदर एक्टिविटीज कर सकते थे। इससे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन शुरू हुई। फार्मर्स जो फूड प्रोड्यूस करते थे, रूलर्स जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे और ऑर्डर मेंटेन करते थे, प्रीस्ट्स जो रिलीजियस एक्टिविटीज कंडक्ट करते थे, क्राफ्ट्समैन जो टूल्स, पॉटरी, क्लोथ्स बनाते थे, मर्चेंट्स जो ट्रेड फैसिलिटेट करते थे। यह स्पेशलाइजेशन एफिशिएंसी तो बढ़ाता था, लेकिन साथ ही इनइक्वालिटी भी क्रिएट करता था। प्रॉपर्टी राइट्स। पहली बार ओनरशिप की कॉन्सेप्ट डेवलप हुई। हंटर गैदरर्स के लिए लैंड कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, वे सीजनली माइग्रेट करते रहते थे। फार्मर्स के लिए स्पेसिफिक प्लॉट्स ऑफ लैंड क्रूशल हो गए। उन्होंने सॉल इंप्रूव किया था, इरिगेशन सिस्टम्स बनाए थे, हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए थे। अब वे यह सब छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते थे। लैंड ओनरशिप के साथ इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम्स भी आई। किसका बेटा किस लैंड का ओनर होगा? इससे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हुए। पार्ट सी, डोमेस्टिकेशन के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। फ्रीडम वर्सेस सिक्योरिटी ट्रेड ऑफ। हंटर गैदरर्स के पास फ्रीडम थी, लेकिन सिक्योरिटी नहीं। वे कहीं भी जा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे,
लेकिन फ्यूचर अनसर्टेन था। फार्मर्स के पास सिक्योरिटी थी लेकिन फ्रीडम नहीं। उनके पास प्रेडिक्टेबल फूड सप्लाई थी, लेकिन वे स्पेसिफिक लोकेशन और स्पेसिफिक क्रॉप्स के साथ टाइड थे। टाइम पर्सपेक्टिव चेंज। हंटर गैदरर्स मेनली प्रेजेंट में लाइव करते थे। अगला मील कहां से आएगा, ये इमीडिएट कंसर्न था। फार्मर्स को फ्यूचर प्लानिंग करनी पड़ती थी। सीड्स कब बोना है, हार्वेस्ट कब करना है, विंटर के लिए कितना ग्रेन स्टोर करना है। कैलेंडर और सीजन्स की अंडरस्टैंडिंग क्रूशल हो गई। रिलेशनशिप विद नेचर। हंटर गैदरर्स नेचर के साथ पार्टनरशिप में थे। वे एनवायरनमेंट को यूज करते थे लेकिन रैडिकली ऑल्टर नहीं करते थे। फार्मर्स ने नेचर को कंट्रोल करना शुरू किया। फॉरेस्ट्स क्लियर करना, फील्ड्स बनाना, रिवर्स डाइवर्ट करना, एनिमल्स डोमेस्टिकेट करना। पहली बार ह्यूमंस ने नेचुरल लैंडस्केप को फंडामेंटली चेंज किया। स्ट्रेस और एंजाइटी। फॉरेजर लाइफ अनसर्टेन थी लेकिन वेरीड थी। हर दिन न्यू चैलेंजेस और एक्सपीरियंसेस। एग्रीकल्चरल लाइफ प्रेडिक्टेबल थी लेकिन मोनोटोनस भी। एक हाई डेली रूटीन, एक हाई सीजनल साइकिल्स, वरीज अबाउट वेदर और क्रॉप फेलियर। मॉडर्न साइकोलॉजिकल स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि वैरायटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी मेंटल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने ह्यूमन लाइफ को अधिक स्ट्रेसफुल बनाया होगा। चैप्टर 3, द यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड। पार्ट, फ्रॉम ट्राइब्स टू ग्लोबल सिविलाइजेशन। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बाद अगला मेजर फेज था ह्यूमन यूनिफिकेशन का। कैसे आइसोलेटेड ट्राइब्स और स्मॉल किंगडम्स से हम एक इंटरकनेक्टेड ग्लोबल सिविलाइजेशन बन गए। हरारी जी 3 मेन फैक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं जिन्होंने ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल बनाया: मनी, एम्पायर और रिलीजन। ये तीनों यूनिवर्सल लैंग्वेजेस बनी जिन्होंने डिफरेंट कल्चर्स के लोगों को एक साथ कोऑपरेट करने में एनेबल किया। पार्ट बी, मनी, द अल्टीमेट यूनिवर्सल लैंग्वेज। बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स। एग्रीकल्चर के अर्ली फेज में ट्रेड बार्टर सिस्टम के थ्रू होती थी। आप ग्रेन देकर टूल्स लेते थे, एनिमल्स देकर क्लॉथ लेते थे। लेकिन यह सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड था। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। आप शूज चाहते हैं और ग्रेन ऑफर कर रहे हैं, लेकिन शू मेकर को ग्रेन नहीं चाहिए। डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम। आप हफ गोट के बदले में कुछ नहीं दे सकते। स्टोरेज प्रॉब्लम। पेरिशेबल गुड्स को लॉन्ग टर्म स्टोर नहीं कर सकते। और स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। डिफरेंट आइटम्स की वैल्यू कंपेयर करना डिफिकल्ट। मनी का एवोल्यूशन। मनी ने ये सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दी, लेकिन मनी भी बेसिकली एक शेयर्ड मिथ है। कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है कॉइन्स या नोट्स की। अर्ली मनी फॉर्म्स। शेल्स। मैनी कल्चर्स में काउरी शेल्स करेंसी थी। कैटल, लैटिन वर्ड पेक्यूनिया, मनी कैटल से आया है। सॉल्ट। रोमन सोल्जर्स को सैलरी सॉल्ट में मिलती थी। प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर ग्रेजुअली यूनिवर्सल करेंसी बनी। मनी की साइकोलॉजिकल पावर। मनी की सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी यह है कि यह म्यूचुअल ट्रस्ट क्रिएट करती है। 2 कंप्लीट स्ट्रेंजर्स भी बिजनेस कर सकते हैं क्योंकि दोनों मनी पर ट्रस्ट करते हैं। एग्जाम्पल, आप किसी अननोन पर्सन से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। आप उसे पर्सनली नहीं जानते, उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन आप कॉन्फिडेंट हैं कि अगर आप मनी पे करेंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा। यह ट्रस्ट मनी सिस्टम पर बेस्ड है। मनी ने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को पॉसिबल बनाया। सिल्क रोड जैसे ट्रेड राउट्स एस्टैब्लिश हुए जो यूरोप को एशिया से कनेक्ट करते थे। मॉडर्न मनी सिस्टम। आज की मनी सिस्टम और भी एब्स्ट्रैक्ट है। मोस्ट मनी एग्जिस्ट ही नहीं करती फिजिकल फॉर्म में। यह सिर्फ कंप्यूटर डाटाबेसेस में नंबर्स है। क्रेडिट कार्ड्स, ऑनलाइन बैंकिंग, क्रिप्टो करेंसीज, ये सब प्रूव करते हैं कि मनी बेसिकली इंफॉर्मेशन है, फिजिकल सब्सटेंस नहीं। सेंट्रल बैंक्स ट्रिलियन डॉलर्स क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ कीबोर्ड पर टाइपिंग करके। यह सब शेयर्ड फिक्शन पर बेस्ड है। पार्ट सी, एम्पायर, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। एम्पायर की डेफिनेशन। एम्पायर एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो
मल्टीपल डिस्टिंक्ट पीपल्स को रूल करती है, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कंट्रोल करती है, कल्चरल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करती है, यूनिवर्सल लॉज और इंस्टीट्यूशंस इंपोज करती है। हिस्टोरिकल एग्जांपल्स: अक्कड़िया एम्पायर 2300 बीसी दुनिया का फर्स्ट एम्पायर था। मेसोपोटामिया में रोमन एम्पायर मेडिटरेनियन वर्ल्ड को यूनाइट किया। स्पेन से सीरिया तक एक हाई लॉज, एक हाई करेंसी, एक हाई लैंग्वेज लाटिन। चाइनीज एम्पायर डिफरेंट डायनास्टीज के थ्रू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक चाइना को यूनिफाइड रखा। ब्रिटिश एम्पायर दी सन नेवर सेट्स ऑन ब्रिटिश एम्पायर प्लैनेट के क्वार्टर पार्ट को कंट्रोल करता था। मंगोल एम्पायर हिस्ट्री की लार्जेस्ट कॉन्टिग्यूअस एम्पायर एशिया से यूरोप तक। एम्पायर का पैराडॉक्स: एम्पायर्स का फॉर्मेशन वायलेंट था। कंक्वेस्ट, स्लेवरी, कल्चरल सप्रेशन के थ्रू एक्सपांशन हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में एम्पायर्स ने ह्यूमन यूनिफिकेशन में मेजर रोल प्ले किया। एग्जाम्पल्स: रोमन एम्पायर ने मेडिटरेनियन रीजन को इकोनॉमिकली और कल्चरली इंटीग्रेट किया, और चाइनीज एम्पायर ने हंड्रेड्स ऑफ लोकल कल्चर्स को यूनिफाइड चाइनीज आइडेंटिटी में मर्ज किया। और ब्रिटिश एम्पायर ने ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क्स एस्टैब्लिश किए। इस्लामिक एम्पायर ने मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और पार्ट्स ऑफ यूरोप को कनेक्ट किया। मॉडर्न एम्पायर्स आज फॉर्मल एम्पायर्स नहीं है, लेकिन इनफॉर्मल इंपीरियल इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट करता है। अमेरिकन कल्चरल और इकोनॉमिक डोमिनेंस, अ चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यूरोपियन यूनियन का एक्सपांशन, रशियन इन्फ्लुएंस इन ईस्टर्न यूरोप। पार्ट डी, रिलीजन, स्पिरिचुअल यूनिफिकेशन, फ्रॉम लोकल टू यूनिवर्सल। अर्ली ह्यूमंस की रिलीजियस बिलीफ्स लोकल थी। हर ट्राइब के अपने गॉड्स थे जो स्पेसिफिक प्लेसेस या फिनोमेना से कनेक्टेड थे। यूनिवर्सल रिलीजन्स ने यह चेंज किया। उन्होंने क्लेम्स किए कि उनके मैसेजेस सभी ह्यूमंस के लिए रेलेवेंट है, सिर्फ पर्टिकुलर ट्राइब या रीजन के लिए नहीं। बुद्धिज्म फर्स्ट यूनिवर्सल रिलीजन। बुद्धिज्म 6th सेंचुरी बीसी ने रेवोल्यूशनरी आइडिया प्रेजेंट किया। बुद्धा ने कहा कि सफरिंग सभी ह्यूमंस का कॉमन एक्सपीरियंस है, चाहे वे किसी भी कल्चर या क्लास से हों। 4 नोबल ट्रूथ्स और 8-fold पाथ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स थे जो कोई भी फॉलो कर सकता था। बुद्धिज्म में कोई एथनिक या जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। बुद्धिज्म एशिया भर में स्प्रेड हुआ। इंडिया, चाइना, जापान, साउथ ईस्ट एशिया। डिफरेंट कल्चर्स ने बुद्धिज्म को अपने लोकल ट्रेडिशंस के साथ ब्लेंड किया। क्रिश्चियनिटी रोमन एम्पायर के साथ एक्सपांशन। क्रिश्चियनिटी इनिशियली एक स्मॉल जूविश सेक्ट था, लेकिन पॉल द अपोस्टल ने इसे नॉन जूश के लिए भी ओपन किया। कॉन्स्टेंटीन एम्परर ने 4th सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी को रोमन एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन बनाया। इससे क्रिश्चियनिटी यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में रैपिडली स्प्रेड हुई। क्रिश्चियन मिशनरीज ने अमेरिकाज, अफ्रीका और एशिया में भी क्रिश्चियनिटी प्रोपेगेट की। आज क्रिश्चियनिटी वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजन है। इस्लाम रैपिड ग्लोबल एक्सपांशन। इस्लाम 7th सेंचुरी में अरेबियन पनीनसुला में ओरिजिनेट हुआ। प्रोफेट मोहम्मद के मैसेज ने अरब ट्राइब्स को यूनाइट किया। इस्लामिक एक्सपांशन इनक्रेडिबली रैपिड था। 100 ईयर्स में मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, सेंट्रल एशिया तक पहुंची। ट्रेड राउट्स के थ्रू साउथ ईस्ट एशिया और सब सहारन अफ्रीका में स्प्रेड हुई। कल्चरल और इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स के साथ एक्सपांशन हुई। इस्लामिक सिविलाइजेशन ने डाइवर्स कल्चर्स को यूनिफाइड फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया। अरेबिक लैंग्वेज स्कॉलरली कम्युनिकेशन का मीडियम बना। रिलीजन का यूनिफाइंग पावर। यूनिवर्सल रिलीजन्स ने कई वेज में ह्यूमन यूनिफिकेशन कंट्रीब्यूट किया। कॉमन मॉरल फ्रेमवर्क, सिमिलर एथिकल प्रिंसिपल्स अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स, शेयर्ड रिचुअल्स, कॉमन प्रैक्टिसेस जो कम्युनिटी फीलिंग क्रिएट करते थे। एजुकेशन सिस्टम्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ने स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश किए। लीगल सिस्टम्स, रिलीजियस लॉज ने सेक्युलर लीगल फ्रेमवर्क्स इन्फ्लुएंस किए।
आर्ट और आर्किटेक्चर, रिलीजियस इंस्पिरेशन से मैग्निफिसेंट क्रिएशंस, ट्रेड नेटवर्क्स, रिलीजियस कम्युनिटीज ने लॉन्ग डिस्टेंस कॉमर्स फैसिलिटेट किया। चैप्टर 4 पार्ट द रेवोल्यूशन ऑफ इग्नोरेंस। लगभग 500 इयर्स पहले वेस्टर्न यूरोप में एक कंप्लीटली डिफरेंट टाइप की रेवोल्यूशन शुरू हुई। ये थी साइंटिफिक रेवोल्यूशन, जिसने ह्यूमन सिविलाइजेशन की डायरेक्शन को फंडामेंटली चेंज कर दिया। एडमिशन ऑफ इग्नोरेंस। साइंटिफिक रेवोल्यूशन की मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर थी इग्नोरेंस की एक्नॉलेजमेंट। पहली बार एक सिविलाइजेशन ने ओपनली एडमिट किया कि हम नहीं जानते हैं। इससे पहले सभी मेजर ट्रेडिशंस क्लेम करती थी कि उनके पास सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। और क्रिश्चियनिटी, बाइबल में सब कुछ रिवील्ड है। इस्लाम, कुरान कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करता है। बुद्धिज्म, बुद्धा ने अल्टीमेट ट्रूथ डिस्कवर किया है। वो कन्फ्यूशनिज्म, एंशिएंट सेजेस ने परफेक्ट विजडम अटेन किया था। लेकिन मॉडर्न साइंस ने कहा, हम एडमिट करते हैं कि हमारा नॉलेज इनकम्प्लीट है। हमें कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व, एक्सपेरिमेंट और लर्न करना होगा। एम्पिरिकल मेथड। साइंटिफिक मेथड डेवलप हुआ जिसमें कई स्टेप्स थे, जैसे कि वो ऑब्जर्वेशन, नेचुरल फिनोमेना को केयरफुली देखना, हाइपोथेसिस, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन सजेस्ट करना, एक्सपेरिमेंटेशन, कंट्रोल्ड टेस्ट्स कंडक्ट करना, एनालिसिस, रिजल्ट्स को ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करना, और थ्योरी, कंसिस्टेंट पैटर्न्स को जनरल प्रिंसिपल्स में फॉर्मुलेट करना, और पीयर रिव्यू, अदर साइंटिस्ट्स से वेरिफिकेशन करवाना। यह अप्रोच ट्रेडिशनल रिलीजियस या फिलोसॉफिकल मेथड से बिल्कुल डिफरेंट थी। पार्ट बी की साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज। एस्ट्रोनॉमी रेवोल्यूशन। कोपर्निकस प्रपोज्ड कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। गैलीलियो टेलीस्कोप यूज करके प्लैनेट्स और मून्स ऑब्जर्व किए, चर्च की टीचिंग्स को चैलेंज किया। केपलर प्लैनेटरी मोशन के मैथमेटिकल लॉज डिस्कवर किए। न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का थ्योरी डेवलप किया जो हेवनली और अर्थली मोशन को एक्सप्लेन करता था। फिजिक्स और मैथमेटिक्स। गैलीलियो मोशन के लॉज और मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ नेचुरल फिनोमेना। न्यूटन कैलकुलस इन्वेंट किया और मैकेनिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश किए। डेस्कार्ट्स एनालिटिकल जियोमेट्री डेवलप किया। इन डिस्कवरीज ने प्रूव किया कि नेचुरल वर्ल्ड मैथमेटिकल लॉज फॉलो करती है जिन्हें ह्यूमन रीजन डिस्कवर कर सकता है। बायोलॉजी और मेडिसिन। वेसलियस ह्यूमन एनाटॉमी का एक्यूरेट स्टडी रिलीजियस अथॉरिटीज के ऑपोजिशन के डिस्पाइट। हार्वे ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर किया। लीवनहोक माइक्रोस्कोप यूज करके बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे। डार्विन एवोल्यूशन थ्योरी डेवलप किया जिसने ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ को रेवोल्यूशनाइज किया। पार्ट सी साइंस, एम्पायर और कैपिटलिज्म कनेक्शन। इंपीरियल मोटिवेशन। हरारी जी एक क्रूशल कनेक्शन हाईलाइट करते हैं। साइंटिफिक रेवोल्यूशन आइसोलेटेड एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं थी, इसका डीप लिंक था यूरोपियन इंपेरियलिज्म के साथ। यूरोपियन पावर्स ने साइंस को यूज किया एक्सपांशन के लिए। नेविगेशन, बेटर मैप्स, कॉम्पास, एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मिलिट्री, इंप्रूव्ड वेपन्स, फोर्टिफिकेशंस, लॉजिस्टिक्स। मेडिसिन, ट्रॉपिकल डिजीजेस से प्रोटेक्शन। कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस कोऑर्डिनेशन टेक्निक्स। कैप्टन कुक्स वॉयजेस परफेक्ट एग्जाम्पल हैं साइंस एम्पायर कनेक्शन के। कुक के शिप्स पर सिर्फ सेलर्स नहीं थे, बल्कि एस्ट्रोनॉमर्स, बॉटनिस्ट्स, जूलॉजिस्ट्स भी थे। वे न्यू लैंड्स डिस्कवर करते समय साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस भी कर रहे थे। कैपिटलिस्ट फंडिंग। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसिव था। ट्रेडिशनल रूलर्स जनरली इसमें इन्वेस्ट नहीं करते थे क्योंकि इमीडिएट प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्लियर नहीं थे। लेकिन इमर्जिंग कैपिटलिस्ट क्लास ने साइंस में पोटेंशियल देखा। मर्चेंट्स और बैंक्स ने साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स फंड किए क्योंकि वे जानते थे कि न्यू टेक्नोलॉजीज प्रॉफिटेबल हो सकती हैं।
फीडबैक लूप। एक पॉजिटिव फीडबैक लूप क्रिएट हुआ। साइंटिफिक डिस्कवरीज, न्यू टेक्नोलॉजीज। न्यू टेक्नोलॉजीज, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ, मोर फंडिंग फॉर साइंस। मोर फंडिंग, मोर डिस्कवरीज। ये साइकिल एक्सेलरेट होती गई और इवेंचुअली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कल्मिनेट हुई। पार्ट डी, आइडियोलॉजिकल चेंजेस। प्रोग्रेस की कॉन्सेप्ट। साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने प्रोग्रेस का आइडिया इंट्रोड्यूस किया। ट्रेडिशनल सोसाइटीज जनरली साइक्लिकल व्यू रखती थी हिस्ट्री का, थिंग्स रिपीट होती रहती हैं। मॉडर्न साइंस ने लिनियर प्रोग्रेस का कॉन्सेप्ट दिया। नॉलेज एक्यूमुलेट होती जाती है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जाती है, लाइफ बेटर होती जाती है। यह आइडिया रेवोल्यूशनरी थी और इवेंचुअली मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का फाउंडेशन बनी। मैकेनिकल वर्ल्ड व्यू। यूनिवर्स को मशीन की तरह देखा जाने लगा जो मैथमेटिकल लॉज फॉलो करती है। यह ऑर्गेनिक या स्पिरिचुअल वर्ल्ड व्यू को रिप्लेस करने लगा। इस मैकेनिस्टिक अप्रोच ने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को इंस्पायर किया। सेक्युलराइजेशन। साइंस ने रिलीजियस एक्सप्लेनेशंस को चैलेंज किया। नेचुरल फिनोमेना को डिवाइन इंटरवेंशन के बजाय नेचुरल कॉजेस से एक्सप्लेन किया जाने लगा। यह प्रोसेस स्लो थी और अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन इसने मॉडर्न सेक्युलर सोसाइटीज का फाउंडेशन रखा। चैप्टर 5, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और मॉडर्न वर्ल्ड। करीब 250 साल पहले इंसानी इतिहास ने एक बड़ा मोड़ लिया, जिसे हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। यह ऐसा बदलाव था जिसने इंसानों के जीने का तरीका, काम करने का तरीका, खाने पीने से लेकर सोने जागने तक सब कुछ बदल दिया। हरारी बताते हैं कि यह क्रांति पहले की किसी भी क्रांति से बहुत अलग थी। इसने न सिर्फ इंसानों को मशीनों से जोड़ा, बल्कि समय, संसाधन और समाज की पूरी संरचना को ही नया रूप दे दिया। 1. एनर्जी की नई खोज। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत सबसे पहले एनर्जी, ऊर्जा के नए सोर्सेस से हुई। पुराने समय में इंसान सिर्फ मसल पावर, जानवरों, वाइंड और वाटर पर निर्भर था, लेकिन अब उसने कोल, कोयला और बाद में ऑयल, तेल जैसे फ्यूल सोर्सेस से मैसिव एनर्जी निकालनी शुरू की। एग्जाम्पल, पहले एक कपड़ा बनाने में 10 दिन लगते थे, अब एक मशीन वही काम 10 मिनट में कर देती थी। यह एनर्जी बूस्ट इंसान को पहले से कहीं ज्यादा काम करने, सामान बनाने और ट्रांसपोर्ट करने की ताकत देने लगा। 2. मशीनों का आगमन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की सबसे बड़ी देन थी मशीन्स। अब इंसान ने अपने हाथों की जगह मशीन्स को देना शुरू कर दिया। इससे प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया। एग्जाम्पल, इंग्लैंड की टेक्सटाइल मिल्स में स्टीम इंजन से चलने वाली मशीन्स ने कपड़ा उत्पादन को 1000% तक बढ़ा दिया। अब इंसान दिन रात काम कर सकता था, क्योंकि मशीन्स थकती नहीं थी। 3. फैक्ट्री कल्चर का जन्म। मशीन्स ने इंसान को गांवों से निकालकर शहरों की तरफ धकेला। अब काम खेतों में नहीं, बल्कि फैक्ट्रीज में होने लगा। एग्जाम्पल, एक किसान परिवार जो पहले अपने खेत में फूड उगाता था, अब शहर जाकर फैक्ट्री में काम करता था और वहां सैलरी लेकर फूड खरीदता था। इससे इंसान की इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता कम हो गई, लेकिन इकोनॉमी में ग्रोथ बढ़ गई। 4. टाइम का कंट्रोल। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले इंसान नेचर के साइकिल से चलता था और सूरज उगा तो काम शुरू, ढला तो खत्म। लेकिन अब क्लॉक टाइम का दबदबा हो गया। एग्जाम्पल, अब फैक्ट्री वर्कर्स को मॉर्निंग 6 बजे से इवनिंग 6 बजे तक काम करना होता था, चाहे बाहर अंधेरा हो या उजाला। इससे डिसिप्लिन बढ़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, पर ह्यूमन फ्रीडम कम हो गई। 5. कैपिटलिज्म और ग्रोथ का जन्म। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने एक नए इकोनॉमिक सिस्टम को जन्म दिया, कैपिटलिज्म। अब लोगों ने पैसा कमाने और उसे इन्वेस्ट करने को प्राइमरी गोल बना लिया। एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन ने टेक्सटाइल फैक्ट्री खोली, प्रॉफिट कमाया और फिर उस प्रॉफिट से दूसरी फैक्ट्री खोल दी।
ये साइकिल बार बार चलती रही और इकोनॉमी तेजी से ग्रो करने लगी। हरारी कहते हैं कि पहली बार ह्यूमन सोसाइटी ने ग्रोथ को एक रिलीजन की तरह मानना शुरू किया। 6. साइंस और टेक्नोलॉजी की दोस्ती। इस समय साइंस और टेक्नोलॉजी ने हाथ मिलाया। पहले साइंस सिर्फ नॉलेज देती थी और आर्टिसंस टेक्नोलॉजी बनाते थे, लेकिन अब साइंटिस्ट्स ने प्रैक्टिकल इन्वेंशंस बनानी शुरू कर दी। एग्जाम्पल, थर्मोडायनामिक्स ने स्टीम इंजन्स को एफिशिएंट बनाया। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की डिस्कवरीज ने टेलीग्राफ और लेटर टेलीफोन को जन्म दिया। इसने इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन में क्रांति ला दी। 7. ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की उड़ान। पहली बार इंसान ने बड़ी दूरी को स्मॉल टाइम में पार करना शुरू किया। एग्जाम्पल्स, स्टीम शिप्स ने समुद्र यात्रा को फास्ट और रिलायबल बना दिया। ट्रेन्स ने पूरी कॉन्टिनेंट्स को जोड़ दिया। लेटर, टेलीग्राफ ने मैसेजेस को फ्यू सेकंड्स में भेजना पॉसिबल बना दिया। अब एक बिजनेसमैन लंदन से बॉम्बे तक सिर्फ फ्यू डेज में माल भेज सकता था। 8. एग्रीकल्चर का इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब एग्रीकल्चर भी पूरी तरह से मशीन्स और केमिकल्स पर डिपेंडेंट हो गया। एग्जाम्पल, ट्रैक्टर्स ने बैलों की जगह ले ली। केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स ने खेती को मोर प्रोडक्टिव बना दिया। कम मेहनत में ज्यादा फूड पैदा होने लगा, लेकिन इससे एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ा। 9. सोसाइटी में बदलाव। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने पूरे समाज की स्ट्रक्चर को बदल दिया। अब क्लासेस बन गई, फैक्ट्री ओनर्स, कैपिटलिस्ट्स और फैक्ट्री वर्कर्स, लेबरर्स। एजुकेशन को ज्यादा महत्व मिला क्योंकि मशीन्स चलाने के लिए बेसिक लिटरेसी जरूरी थी। विमेन और बच्चों से भी फैक्ट्रीज में हार्ड लेबर करवाया गया। एग्जाम्पल, इंग्लैंड में 8 ईयर के बच्चे भी 10 से 12 घंटे डेली फैक्ट्रीज में काम करते थे। 10. अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। गांव खाली होने लगे और सिटीज में पॉपुलेशन एक्सप्लोड होने लगी। एग्जाम्पल, 18th सेंचुरी में लंदन की पॉपुलेशन 5 लाख थी। 19th सेंचुरी में यह बढ़कर 40 लाख हो गई। अब सिटीज पोल्यूशन, डिजीजेस और पॉवर्टी से घिर गई, पर फिर भी लोग वही रहना चाहते थे क्योंकि जॉब्स वही थी। 11. ह्यूमन और मशीन के रिश्ते। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इंसान को मशीन्स का सर्वेंट बना दिया। अब मशीन्स के हिसाब से इंसान को चलना पड़ता था। हरारी कहते हैं कि जैसे पहले इंसान वीट का गुलाम बन गया था एग्रीकल्चर के समय, वैसे ही अब वो मशीन्स और सिस्टम्स का गुलाम हो गया। 12. कॉलोनियलिज्म और इंडस्ट्रियल पावर। यूरोपियन पावर्स ने अपनी इंडस्ट्रियल ताकत से एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका को डोमिनेट किया। एग्जाम्पल, इंग्लैंड ने इंडिया से रॉ कॉटन लिया, उसे इंग्लैंड में प्रोसेस किया और फिर वही कपड़ा हाई प्राइस पर इंडियंस को बेचा। इससे कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन और भी बढ़ गया। 13. हैप्पीनेस का सवाल। हरारी पूछते हैं, क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से इंसान ज्यादा हैप्पी हुआ? उनका जवाब है, नॉट नेसेसरीली। मशीन्स ने कंफर्ट दिया लेकिन स्ट्रेस भी बढ़ा। काम ऑटोमेटेड हुआ लेकिन इंसान खुद को मशीन जैसा महसूस करने लगा। लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई और कंटेंटमेंट कम हो गई। 14. फ्यूचर की तैयारी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने फ्यूचर की नींव रखी। अब इंसान और नेचर के बीच के रिश्ते को टेक्नोलॉजी डिफाइन करती है। एग्जाम्पल, अब हम स्पेस में सैटेलाइट्स भेजते हैं, रोबोट्स बना रहे हैं और एआई से काम करवाते हैं। ये सब इंडस्ट्रियल माइंडसेट की देन है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इंसान को इमेंस पावर दी पर मशीन्स, एनर्जी, स्पीड और इकोनॉमी की ताकत। लेकिन इस पावर का प्राइस भी बहुत बड़ा था, इनइक्वालिटी, पोल्यूशन, एक्सप्लोटेशन और लॉस ऑफ फ्रीडम। हरारी के अनुसार हमें यह समझने की जरूरत है कि हर प्रोग्रेस असल में हैप्पीनेस नहीं लाती। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने हमें मशीन्स का मास्टर नहीं बल्कि उनका पार्ट बना दिया।